हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि मोल सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर यानी जो बिलियन चैप्टर है उसके जो बीएसए में आए हुए क्वेश्चंस एवं कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार के लिए, उसको आज हम पूरा बढ़िया से स्टडी कर लेंगे ताकि हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर से कम 4 नंबर का हमारा जो आता है वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है और 2 ठो कम से कम ऑब्जेक्टिव, यानी 6 नंबर ये सेक्शन मोल सॉल्यूशन चैप्टर कवर करता है हमारा। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है 2016 में बीएससी में आया हुआ कि वांट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मतलब वांट ऑफ गुणांक क्या है, यहाँ पर लिखा गया है। तो वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट केवल फॉर्मूला याद रखिएगा तो इससे भी हो जाएगा। वांट ऑफ गुणांक को हम आई से डिनोट करते हैं। वांट ऑफ गुणांक इक्वल टू विलेय का प्रक्षेपित मोल अपन विलेय का सैद्धांतिक मोल। इट मीन्स कि विलेय के प्रक्षेपित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। कितना सिंपल सा है, ये 2 नंबर का पूछा गया था 2016 में। उसके नीचे आपको ये परिभाषा, ये फॉर्मूला भी लिख देना है कि वांट ऑफ गुणांक क्या है कि विलेय के प्रक्षेपित मोल तथा विलेय के सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट ऑफ कांस्टेंट कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। साइज से नोट करते हैं, इक्वल टू इतना फॉर्मूला लिख देना, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि अणु संख्या गुणों के सभी मानों के लिए विलेय का अणुभार व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मतलब वांट ऑफ गुणांक का ऑब्जेक्टिव है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अणु संख्या के सभी मानों के विलेय के लिए अणुभार होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, इक्वल टू, इस तरह ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि अणुसंख्यक गुणों के सभी मानों के लिए विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणुसंख्यक गुण के सभी मानों के लिए विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? वांट ऑफ कांस्टेंट। आई जो होता है, आई हमारा होता है, वो क्या होता है? अणुसंख्यक के गुणों के सभी मानों के लिए, अणुसंख्यक के गुणों के सभी मानों के लिए विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या होता है? वांट ऑफ कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन इससे भी लिख सकते हैं, या आप याद रखिएगा सिंपल कि वांट ऑफ गुणांक अणुसंख्यक के सभी मान विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारे को सिंपल याद रखना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, यदि आई वांट ऑफ गुणांक आई इक्वल टू 1 हो तो ना ही वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा। ये आपको याद रखना है, ना ही वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा। यदि आई ग्रेटर देन 1 हो तो मीन्स आई 1 से बड़ा हो तो वियोजन होगा, और यदि आई 1 से छोटा हो तो संगुणन होगा। आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से कौन सही है, और ये तीनों वैल्यू दे देगा, एक नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो समझ जाइएगा, चाहे एक ये तीनों दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल। तो आप कौन सा टिक कीजिएगा? ऑल, क्योंकि आई इक्वल टू 1 होगा तो ना ही वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा। आई यदि 1 से बड़ा होगा तो वियोजन होगा, और आई यदि 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? संगुणन होगा। तो ये इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ये 3 ही बनते हैं, और ये कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे दूसरा कुछ है। चलिए, तो अब आप लोग बिना प्रिंटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं है तो आप छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन ये हाथ से प्रिंट किए हुए नोट्स है। तो कुछ मैंने जो प्रिंट हो सके उसे प्रिंट कर दिया, और जो नहीं हो सका उसके लिए मैंने हाथ से लिख कर लाया हूँ। आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं उसमें, क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उन सबको। तो सबसे पहले हमारा क्या है? नॉर्मलिटी नहीं, हाँ, सबसे पहले हमारा क्या है? मोलालिटी हमारा है सबसे पहले। तो इसको देखते हैं। इसको हम केवल बस ये आपको एक फॉर्मूला ये याद रहा तो इसका डेफिनेशन आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा। स्मॉल एम इक्वल टू होता है, स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। केजी ऑफ सॉल्वेंट मीन्स, इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम कि प्रति केजी घोलक। सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? घोलक। सॉल्वेंट मीन्स हिंदी वाले समझ लीजिए, सॉल्वेंट मीन्स होता है घोलक। और सॉल्यूट मीन्स क्या होता है? घुल्य। इट मीन्स कि प्रति केजी घोलक में घुले हुए घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलालिटी। प्रति केजी घोलक, केजी बट्टा में है तो प्रति केजी घोलक में घुले हुए घुल्य के मोलों की संख्या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके पीछे इसका डेफिनेशन भी मिलेगा। पहले आप इस फार्मूला के समझ लीजिए कैसे है। आपको क्वेश्चन देगा कि वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उनको मैं एक इकट्ठे एक वीडियो में, आप कहेंगे तो कमेंट में मैं सॉल्यूशन करा दूंगा सबका। उसमें फार्मूला कैसे यूज करना उसको भी समझा दूंगा। आप फिलहाल समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। हमारा क्या लिखा था, मोल ऑफ सॉल्यूट मीन्स घुल्य का मोल। उसको मोल को देखिए, मोल इक्वल टू लिखा गया क्या होता है, स्मॉल एम इक्वल टू, इसको सिंपल में लिख देंगे मोल, मोल अपन के जी। इसका मतलब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मोल प्रति के जी। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मोलालिटी का मोल प्रति के जी। अब देख लीजिए, इसको हम सिंपल में समझा देता हूँ आपको। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल मीन्स मोल का फॉर्मूला कितना होता है, W अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम को क्या कहते हैं, मोलर मास। W क्या कहते हैं, वेट। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, किसका मोल निकालें हम, घुल्य का। तो W क्या होगा, घुल्य का मोल, और ये घुल्य का मोलर मास, घुल्य का मोलर मास ऊपर। और देखिए यहाँ पे, तो स्मॉल एम इक्वल टू W अपन मोलर मास। ये किसका घोल है, घुल्य का वेट है, और ये घुल्य का मोलर मास है। यहाँ पे सॉल्यूट भी लिखा गया है। और W अपन 1000, इस केजी को जो क्या करते हैं ग्राम में बदल दिया गया है, तो W अपन 1000 सॉल्वेंट। अब इसको अरेंज कर दिए हैं तो 1000 ऊपर चल जाएगा और W नीचे आएगा। अब क्वेश्चन में ग्राम में ही बनाना है, केजी में सॉल्वेंट दिया रहेगा लेकिन उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और ग्राम में ही बनाना है इसको। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वेट, वेट इंटू ग्राम किस में रहेगा, सॉल्वेंट का। चलिए इसको इसको यहाँ पे आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इसका नेक्स्ट पेज में इसका डेफिनेशन है उसके साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। गारंटी है कि आपको इसमें से जितना भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो सब कवर हो जाएंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि प्रति केजी घोलक में घुले हुए घुल्य के, घुले हुए घुले हुए घुले हुए घुल्य के, यहाँ पे घुल्य होगा, घुले हुए घुल्य के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं। स्मॉल एम है, फिर स्मॉल एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, W1 इंटू 1000 अपन M1 इंटू W2। W2 और W2 कहाँ किस में रहेगा, जो W2 रहेगा वो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। अब समझ ही गए होंगे W1 किसका है, घुल्य का मोल वेट है, और M1 भी किसका है, घुल्य का मोल है, मोलर मास है। और 1000 तो 1000 W2 किसका है, घोलक का है, घोलक का है। क्योंकि हमारा कहीं भी इसमें बिलियन नहीं आया है, लिखा है सीधे कि प्रति किलो या प्रति केजी घोलक में घुले हुए घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलार्था कहते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं, SI यूनिट मोल प्रति केजी। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोलाल्ता ताप पर निर्भर क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह आयतन से संबंधित नहीं है। जो भी आयतन से संबंधित रहेगा वो ताप पर डिपेंड करेगा ही करेगा। इट मीन्स उसके फार्मूला में कहीं ना कहीं आयतन, वॉल्यूम या लीटर में कुछ ना कुछ आएगा, तो समझ जाएगा कि वो किस पर डिपेंड करेगा, ताप पे। तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये एग्जैक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मोलारिटी। मोलारिटी को क्या कहते हैं हम, मोलारता, मोलारता कहते हैं, मोलारता कहते हैं, या मोलर भी कहीं कहीं लिखा होता है, मोलारता या मोलर। ठीक है, अब इसको आप समझ लीजिए सिंपल से। देखिए इसको मत कंसीडर कीजिए, डायरेक्ट इसको समझिए। मोलारिटी किससे, कैपिटल एम से सूचित करते हैं। ठीक है, अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स घोल, सॉल्यूट मीन्स क्या होता है, सॉल्यूट मीन्स घोलक, सॉल्यूट मीन्स घोलक, और सॉल्यूशन मीन्स घोल या बिलियन। सॉल्यूशन मीन्स घोल या बिलियन, और सॉल्यूट मीन्स क्या होता है, घोलक। तो आप क्या याद रखिएगा कि प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर घोल में घुले हुए सॉल्यूट मीन्स शायद घोलक होता है, शायद सॉल्यूट मीन्स, हाँ सॉल्यूट मीन्स घुल्ले, सॉल्यूट मीन्स घुल्ले होता है, और सॉल्वेंट मीन्स घोलक होता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ से मिस्टेक हो गया लिखने में। क्या होता है हमारा, सॉल्यूट मीन्स होता है घुल्य,
सॉलिड मीन्स होता है घुले, और सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, घोलक, घोल, घोल, सॉल्यूशन मीन्स घोल। तो प्रति लीटर घोल में घुले हुए घुले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलार्ता कहते हैं। और मोलाल्ता किसे कहते हैं, मोलाल्ता जो इसके पीछे वाले पेज में देखे थे हमने, उसमें था प्रति केजी घोलक में, प्रति केजी घोलक में घुले हुए घुले के मोलों की संख्या को मोलाल्ता कहते हैं। और इसमें प्रति लीटर घोल में उसमें घोलक था लेकिन इसमें घोल है, घोल में घुले हुए घुले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम, मोलार्ता कहते हैं। और चूंकि देखिए अभी ये लीटर्स आ गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तभी लीटर में आया होगा। वॉल्यूम को किससे मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो इसमें वॉल्यूम आ गया तो क्या करेगा, ये ताप पर निर्भर करता है। चलिए इसके अगले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सा। ये उससे इसके ऊपर वाला का था, ये जो मोलार्ता पढ़े थे ना, वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। अभी हमसे देख लीजिए क्या है हमारा डेफिनेशन। अभी हमने पढ़ क्या था, क्या लिखा था, मोलार्ता, मोलार्ता का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। देखिए प्रति लीटर घुले में घुले हुए घुले के प्रति लीटर घोलक लिखना चाहिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया। प्रति लीटर घोल में घुले हुए घुले के मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं या मोलर कहते हैं। मीन्स प्रति लीटर घोल में घुले हुए घुले के मोलों की संख्या को मोलार्ता कहते हैं। क्लियर हो गया। इससे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल टू W इंटू 1000 अपन M इंटू भी जो आयतन है, आपको क्वेश्चन में लीटर में दिया रहेगा लेकिन इसको किस में बदल लेना है, ml में बदल लेना है। लीटर में दिया रहेगा, इसको किस में बदल लेना है, ml में। इसी फॉर्मूला पे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे इसके। और स्मॉल यहाँ पे लिख देगा स्मॉल एम घोले का अणुभार और कैपिटल W जो है घोले की मात्रा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये क्या करते हैं, ताप पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाए वो ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी का देखिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा गया है, नॉर्मलिटी का लिखा गया है कि नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ कि घुल्य का ग्राम तुल्यांक, इट मीन्स इसका कि घुल्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इट मीन्स इसका डेफिनेशन क्या होगा कि प्रति लीटर सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, घोल, या इसको आप बिलियन भी लिखते हैं, बिलियन। प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं हम, नॉर्मलिटी। प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं हम, नॉर्मलिटी यानी सामान्यता कहते हैं। सामान्यता कहते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे है, देखिए लिखा है प्रति लीटर घोल। आप घोल को क्या लिख सकते हैं, घोल को एक और नाम क्या होता है, बिलियन भी यूज कर सकते हैं। प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए घुल के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, सामान्यता कहते हैं। जैसा कि ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या लिखा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ कि प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं हम, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, W गुने 1000 अपन E गुने भी क्या है, आयतन है। E क्या है, घोल का तुल्यांकीय भार, और भी क्या है, घोल का आयतन है। अब चूंकि देख लीजिए यहाँ पे भी आ गया तो ये भी किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें आयतन आ गया। अब पूछ देगा आप क्वेश्चन में डायरेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि E/W को क्या कहते हैं। तो E/W को क्या कहते हैं हम, ग्राम तुल्यांक। E/W को क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांक। याद रखना, E/W क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए ये दूसरा कुछ है, यहाँ पर देख लीजिए। अब तुल्यांकीय भार जो हमारा E था वो कैसे निकालेंगे। अम्ल के लिए देखिए, अम्ल के लिए तुल्यांकीय भार क्या लिखते हैं, अणुभार अपन H+ की संख्या। और क्षार के लिए तुल्यांकीय भार क्या लिखते हैं, अणुभार अपन OH- की संख्या। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ। जैसे आपको दे देगा HCl का कहेगा कि आपको
तुल्यांकी भार बताइए, HCl का तुल्यांकी भार यानी ई बताइए क्या होगा तुल्यांकी भार। तो HCl का अणु भार कितना होगा, HCl का परमाणु भार 1 होता है और कोलिन का 35.5, यानी इसका परमाणु भार कितना होगा 36.5। और इसका HCl में H प्लस की संख्या कितनी है, HCl में एक ही H प्लस होगा। जितना H रहेगा, जितना नंबर ऑफ H फॉर्मूला में उसमें ऐड रहेगा, जो कंपाउंड रहेगा उसमें ऐड रहेगा, उतना ही उसकी H प्लस की संख्या होगी। तो इसमें HCl की H प्लस संख्या कितनी है, 1, तो 1। तो इट मीन्स कितना हो गया ये, इसका जो हमारा तुल्यांकी भार आएगा 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम आएगा। फिर और क्षार के लिए बोल देता जैसे जैसे क्या बोल देता हमारा साल्ट के लिए आपको CaOH के वोल्ट वाइस, CaOH के वोल्ट वाइस ये दे देता है। तो कहता है इसका तुल्यांकी भार बताइए। तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूना के 32, 40 प्लस 32 और इसका 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए इसका 16 होता है और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो परमाणु भार अणु भार, और इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2। तो 32 प्लस 2 प्लस 40 यानी 32 2 34 40 70 2 और 4 74 हो जाता है। कितना हो जाता है हमारा टोटल परमाणु भार कितना हो जाता है CaOH के वोल्ट वाइस का 74 हो जाता है हमारा 74। और इसमें OH माइनस संख्या कितने हैं, चूँकि कितना OH है 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना OH संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और 2 से काट दीजिए इसको, कितना बार हो जाएगा उतना हमारा क्या आ जाएगा तुल्यांकी भार आ जाएगा। 2 3 6 और 2 7 14 यानी 37 ग्राम हमारा तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल का और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत बनते हैं, जो 2017 में ये आया हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो दो सब देखिए यहाँ पे लिखा गया BSc भी 2017 में आया हुआ था। मोल फ्रैक्शन किससे कहते हैं, घुल्य अथवा घोलक के मोलों की संख्या तथा घोल के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम दूसरा नाम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को मोल प्रभाज या मोल अंश। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। क्या लिखा है, घुल्य अथवा घोलक के मोलों की संख्या तथा घोल के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इससे काई से सूचित करते हैं। देखिए काई आपको इस तरह बनाया जाता है, इस तरह काई, या आपको इस तरह करके काई बना दीजिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसे काई से ही सूचित करते हैं मोल प्रभाज को। घुल्य के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, XN। N को क्या कहते हैं, घुल्य का मोल। स्मॉल n से हम घुल्य के मोल को सूचित करते हैं। और यदि XN रहेगा कैपिटल N, इस हम N को कह रहे हैं घुल्य का मोल, और XN को क्या कहेंगे हम, घुल्य का मोल अंश। और इस N कैपिटल N को क्या कहते हैं, घोलक का मोल। और कैपिटल X और कैपिटल N को दोनों को साथ मिलाकर क्या कहेंगे हम, घोलक का मोल अंश। इट मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों का यदि हमें घुल्य का मोल अंश निकालना होगा तो क्या करेंगे, XN घुल्य का मोल अंश स्मॉल n अपन N प्लस N। इट मीन्स क्या हुआ कि घुल्य अब घोलक का निकालना होगा तो कैपिटल N अपन N प्लस N। इसका डेफिनेशन अब इन्हीं दो फार्मूला याद रहेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, घुल्य अथवा घोलक के मोल, घुल्य अथवा घोलक के मोलों की संख्या अपन, दोनों में क्या है, ये दोनों घोल ही है कि ये क्या है, घुल्य है, ये घोलक है, दोनों मिल जाएगा, घुल्य घोलक मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। तो घुल्य अथवा घोलक के मोलों की संख्या के अनुपात को, घुल्य अथवा घोलक के मोलों की संख्या तथा घोल के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यदि घोलक का मोल अंश निकालना होगा तो स्मॉल n अपन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, और यदि घोलक का मोल अंश निकालना होगा तो कैपिटल N अपन N प्लस स्मॉल n, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ये भी देता है, कभी कभी
कि बताइए कि घूल्य के क्या है, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे ये दोनों डेफिनेशन, दोनों फॉर्मूला लिखा गया है। समझ लीजिए, एक बार आप पढ़ेगा ना, इसको स्टडी कीजिएगा तो आपको उम्मीद बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे घूल्य तथा घोलक के क्वेश्चन में देता है घूल्य का मूल अंश तथा घोलक का मूल अंश को जोड़ने पर जो उसका टोटल वैल्यू आता है कितना आता है, 1 आता है। इन दोनों को जोड़ कर देख रहे, दोनों के फार्मूला को जोड़िए। देखिए ऊपर n प्लस कैपिटल N प्लस स्मॉल और नीचे भी कैपिटल N प्लस स्मॉल n कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो घूल्य का मूल अंश तथा घोलक के मूल अंश को जोड़ने पर कितना आता है वैल्यू, हमें 1 देता है। यही ऑब्जेक्टिव 2017 में आया था। तो ये डेफिनेशन भी आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि वैसा घोल जो सभी ताप एवं सांद्रण पर, वैसा घोल जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या करता है, राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श घोल कहते हैं। इसके लिए आदर्श घोल के लिए क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है और डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव के टर्म में याद रखना है। जब भी आप आदर्श घोल का डेफिनेशन लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, वैसा घोल जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श घोल कहते हैं। और इसके लिए एक डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है और डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है। और इसके एग्जाम्पल भी आते हैं, आपको कहता है कि आदर्श घोल क्या है और उसके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बताएं। तो लिख दीजिएगा कि एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन क्या है, आदर्श गैस का एग्जाम्पल है। और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन ये भी क्या है, आदर्श गैस का एग्जाम्पल है। चलिए तो आप अनादर्श गैस देख लेते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन भी देख लेते हैं क्या होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन भी क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा सके या इसका अंतर ही पूछेगा ना, तो एक तरफ आइडियल गैस एक तरफ नॉन आइडियल गैस लिख दीजिएगा, और एक तरफ इसका डेफिनेशन एक तरफ इसका डेफिनेशन, सब दो इधर एक तरफ H मिक्सिंग इक्वल टू 0 और V मिक्सिंग इक्वल टू 0 आदर्श गैस में लिख लीजिएगा। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में लिख लीजिएगा डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। और दोनों, और तीसरा नंबर एग्जाम्पल के लिए दोनों का दो उदाहरण इधर लिख दीजिएगा, इधर का 2 उदाहरण लिख लीजिएगा, हो जाएगा। इसका अंतर भी हो जाएगा इसी डेफिनेशन से हमारा। तो चलिए अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, वैसा घोल जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श घोल कहते हैं। क्या कहते हैं, वो सीधे आदर्श घोल का सीधे क्या है, अपोजिट है। मीन्स वैसा घोल जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अनादर्श घोल कहते हैं। अनादर्श घोल के लिए क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि HCl प्लस H2O और HNO3 प्लस H2O। जब ये डेफिनेशन लिखेंगे उसके नीचे हमें इसे लिख देना है बस। और देखिए अनादर्श घोल जो होता है, आदर्श घोल नहीं अनादर्श घोल यहाँ पे होगा। अनादर्श घोल 2 टाइप का विचलन प्रदर्शित करता है। कौन कौन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के लिए क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0। और ऋणात्मक विचलन के लिए होता है डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 और डेल्टा V मिक्सिंग भी लेस देन 0। ये ऑब्जेक्टिव के काम आएगा। आगे हम इस पर राउल्ट, इस नॉन आइडियल सोल्यूशन पे हम ऑब्जेक्टिव करने वाले, बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव है, आप उसको जरूर देखिएगा। इसी वीडियो में कवर करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पर लिखा है कि 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, अभी बता दिया कौन, एक धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के लिए क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है, ग्रेटर देन 0 और डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और इसके लिए क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 और डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आएंगे। देखिए यहीं पे अब क्वेश्चन आ गया हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, नहीं इनकरेक्ट नहीं, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा हमारा करेक्ट है, सही है। जो देखिए डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, ये तो हमारा क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए बोला है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, डेल्टा नहीं गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है किसके लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए, नहीं धनात्मक विचलन के लिए। धनात्मक
धनात्मक विचलन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो धनात्मक विचलन के लिए क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0। ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, दोनों तो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों मिल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ना देकर क्या देता हो, देता बोथ ए एंड सी, तो आप बोथ पर टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 गुणक मैंने आपको समझा ही दिया था, अब कौन सा है देखते हैं, ये भी आप लोग कवर कर लिया था। हाँ, अब देखिए नॉर्मलिटी का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको नॉर्मलिटी का बताऊंगा। ये कौन सा कंसेप्ट होगा, देखिए नॉर्मलिटी के लिए क्या निकालते हैं, ये मोलारिटी, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एम को किस कहते हैं, मोलारता। कैपिटल एम को क्या कहते हैं हम, मोलारता। ये किसके लिए, एसिड के लिए निकालेंगे तो मोलारता इंटू नंबर ऑफ H प्लस आयन। जैसे दे देगा हमारा HCl क्या है, हमारा एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको कहते हैं। तो इसका कहेगा कि नॉर्मलिटी क्या होगा, तो HCl का क्या होगा, मोलारता पहले दिया होगा। मान लीजिए HCl का मोलारता 2m है, HCl का मोलारता कितना दिया है, HCl का मोलारता 2 दिया है। तो उसका बताना है हमें क्या, नॉर्मलता बताना है। तो नॉर्मलता कैसे बताइएगा, तो इसके जो मोलारता होगी उसमें H प्लस की संख्या से गुना कर दीजिएगा। तो इसमें कितना H प्लस है, 1, तो 2 गुने 1, तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 2। और यदि दे देता हमारा HCl हो गया तो समझ गए कि आप HCl पर, और एक अब बेस के लिए क्या होता है हमारा नॉर्मलता, तो देख लीजिए जैसे CaOH का होल 2 हम लिए थे ना, CH का होल 2, तो इसमें देख लीजिए कि, और इसका दे दिया रहेगा कि हमारा इसका मोलारता जो है ये कैपिटल M है। ठीक है, कैपिटल M है, इसका दे दिएगा कि मोलारता इसका 4 दे दिया है। सपोज कर लीजिए कि CaOH का होल 2 का मोलारता 4 दिया है क्वेश्चन में, तो पूछेगा कि अब इसकी नॉर्मलता बताइए कितनी होगी। तो इसकी मोलारता 4 इंटू नंबर ऑफ OH माइनस की संख्या है, तो इसमें कितना OH माइनस होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है, CaOH कितना है, 2 ठो है, तो 2, तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 8n इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलता। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर लिखा है, कुछ आगे छूट गया वैसे लिखा है, टेम्परेचर विल अफेक्टेड द मोलारिटी, मीन्स क्या, मोलारता को क्या करता है, टेम्परेचर द्वारा प्रभावित हो जाता है। यानी मोलारता जो होता है ताप पर निर्भर करता है, और नॉर्मलिटी भी किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। लिखा है चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी चेंज इन नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा उसी प्रकार जो हमारा नॉर्मलिटी का विलयन है वो भी चेंज होगा। तो नॉर्मलता एवं मोलारिटी दोनों क्या करते हैं, टेम्परेचर से इफेक्टेड होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब अगला वीडियो में हो सकता है ऑब्जेक्टिव है, या अगर कमेंट कर देंगे तो इस प्रकार जितना 2009 से 2020 तक क्वेश्चन आया है इसके विलयन चैप्टर से, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करा दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। जय हिंद दोस्तों।